Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my Asan Tutorials channel, YouTube channel. Today we will start our subject data structures and algorithm. It's our first lecture. हम कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करें और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और चीज़ें जो हैं वो साथ साथ एग्जीक्यूट करें थ्रू कंपाइलर सॉफ्टवेयर. I would like to introduce myself. My name is Engineer Hamad Shahab. I have done my MS in Computer System Engineering. I am working as a lecturer in Department of Computer Engineering, Khaja Farid University of Engineering and IT, Rahim Khan, Pakistan. Subject title is Data Structures and Algorithm. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जी इस सब्जेक्ट में क्या होना है. एक समराइज डिस्कशन कर लेते हैं. उस समराइज डिस्कशन में मैं आप बताऊं कि पहले तो ये है कि इस सब्जेक्ट से प्री रैक या पहले आपको क्या बेसिक नॉलेज या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट होनी चाहिए. उसमें कुछ बेसिक्स आपके प्रोग्रामिंग का आइडिया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो या फिर जावा लैंग्वेज हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि इस सब्जेक्ट को आपको समझने में आसानी हो. सब्जेक्ट का टाइटल है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. डाटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा यूज़ करते हैं, डाटा डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के डाटास को हम यूज़ करते हैं, जैसे एरेज हो गया और स्टैक्स, क्यूज और ये सारे जो डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए या डाटा मैनिपुलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, डाटा टाइप्स एटसेट्रा, तो उनको कैसे हमने प्रॉपर उन डाटा स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है. और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने होंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने होंगे. उन मेथड्स को हम अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं बताऊं तो उन मेथड्स को एल्गोरिथम कहते हैं. तो टिपिकली इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि दिस कोर्स डिस्क्राइब्स डाटा स्ट्रक्चर्स, methods of organizing large data, amount of data, algorithm analysis and estimation of running time of algorithm. अब इसका मतलब क्या है कि जी हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है इस सब्जेक्ट में. फिर उन डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर क्या वर्क करता है, कैसे डाटा को स्टोर कर रहा होता है. और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो उसको ऑर्गेनाइज करने, सॉर्ट करने, उस डाटा में से सर्चिंग करने, इंसर्शन, सिलेक्शन, डिलीशन और ये कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हो तो उसके लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सूटेबल है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है उस सर्टेन कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है, उसके एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन होगी. प्लस में फिर उन डाटा स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन से मेथड्स, कौन से एल्गोरिथम हमने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं. तो उन मेथड्स की भी एनालिसिस करेंगे कि किस मेथड का कितना रनिंग टाइम है, कितना जो है बेस्ट उसका रिजल्ट आ रहा है और किस मेथड का बेस्ट रिजल्ट नहीं आ रहा. तो इस डिफरेंट मेथड्स को हम एल्गोरिथम भी कह सकते हैं. तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स के एनालिसिस के ऊपर भी डिस्कशन होगी कि कैसे कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल है, हमारे प्रोग्राम्स के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और इस कंप्लीट जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फील्ड के लिहाज से. तो आगे चलते हैं. कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं इस सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए, या फिर जो मैंने ये स्लाइड्स और नोट्स वगैरह बनाए हैं और लेक्चर्स हैं वो इन बुक्स को स्टडी करने के बाद बनाए हैं. प्लस में इंटरनेट सर्च करके, गूगल करके सारा डाटा मैंने लिया है. कुछ यूट्यूब से वीडियोस लिसनिंग और वीडियो वॉच करने के बाद भी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं.
कोर्स ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है जी? इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, abstract data structures, and abstract data types, basically data structure के concept ये आगे हम डिस्कस करेंगे, and use them efficiently in algorithm for solving various problem using C++ language. तो जावा लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिस्कशन जो है वो C++ या सी लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। तो इस सब्जेक्ट का मेन, अगर मैं आपको समराइज एक लाइन में अगर मतलब बताऊँ ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है कोर्सेज में, या ये सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, वो ये है कि जो प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग की स्किल्स रखने वाले लोग हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को कह लें कि शार्प करने के लिए या फर्दर एफिशिएंट बनाने के लिए कोडिंग को, आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एल्गोरिदम एनालिसिस और डाटा स्ट्रक्चर का प्रॉपर आइडिया नहीं है, देन आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो एफिशिएंट नहीं हो सकती। सॉल्यूशन तो समटाइम हम बना लेते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बनाना चाहें वो आसानी से बन जाता है, या थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद बन जाता है। लेकिन क्या वो मार्केट लेवल पे सूटेबल है? क्या वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो सूटेबल है या नहीं है? उस की सूटेबिलिटी चेक करने के लिए, फिजिबिलिटीज़ चेक करने के लिए जो एनालिसिस करने हैं उसके ऊपर, वो एनालिसिस जो है ये सब्जेक्ट हमें बताएगा। अब सपोज़ कि जी व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दिस कोर्स? ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मली ज़ाहिर बात है ज़हन में आता है। तो उसका आंसर कि हमें एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है डेवलप हो जाए, और काफ़ी सारी थिंकिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू लर्न बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉमन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट efficient data structure to solve them. Well, because it is a core computer science course, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको जितनी भी आपके पास अगर हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल करियर के लिए और इन चीज़ों के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नॉर्मली जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ, डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उसके इंटरव्यूज़ में आपसे लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, बाइनरी ट्रीज़, एरेज़, क्यूज़, स्टैक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के साथ गुज़ारा नहीं चलता, बल्कि उसके एडवांस लेवल पे एफिशिएंसी और इन चंद एक चीज़ों की जो डाटा स्ट्रक्चर में डिस्कस की जाती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी जॉब के डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो न्यू थिंग्स आपने वहाँ डेवलप करनी है, या ऑलरेडी कोई चीज़ डेवलप चल रही थी उसमें कुछ अपडेट करना हो, या कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड भी, तो ये सारी जॉब्स की एक्टिविटीज़ जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, उनके इंटरव्यूज़ में और उन जॉब्स के सक्सेसफुल होने के लिए ये आप जो है सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इनिशियली इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का अगर देखें तो इसमें फंडामेंटल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है उसकी एक ओवरव्यू देख लेंगे, ताकि आपको जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स अपनी रिव्यू हो जाए। उसके बाद डाटा टाइप्स जो हम प्रोग्रामिंग में पढ़ा करते हैं, देन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप में और अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिस्कस होगा। उसके बाद सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, ताकि हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स दोबारा से रिन्यू हो जाएं, और उसके साथ ही हम डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को एफिशिएंट तरीके से सीख सकें। कोशिश मेरी ये होगी कि आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान तरीके से लेके चलूँ, ताकि अगर किसी की प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो वो भी आसानी से इस सब्जेक्ट को गेट कर सके। देन इसमें हमने पॉइंटर्स का रिव्यू देखेंगे, पॉइंटर्स से रिलेटेड क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो देखेंगे। कंपाइलर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको परफॉर्म करके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊँगा, उनकी वर्किंग और उनके आउटपुट्स के ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। उसके बाद जो है इस पॉइंटर्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स को कैसे डाटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करना है,
वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब आते हैं जी फंडामेंटल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझें कि जी डाटा होता क्या है। तो नो डाउट अक्सर हम सबको ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन अगर मेरे डिस्कशन से आपके नॉलेज में 5 to 10% भी इंक्रीज हो जाते तो इसका मतलब है कि मेरा जो है टास्क है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई और मेरा समझाने का मकसद पूरा हो गया। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन हम बहुत पुरानी क्लासेस से ये सुनते आ रहे हैं, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो सिंपली आपको मैं बताऊं कि डाटा एक रॉ फैक्ट फिगर्स और सिंबल्स वगैरह होते हैं। कि सपोज कि अगर मेरे नेम के स्पेलिंग HAMMAD हैं, तो मैं अगर स्क्रीन के ऊपर जिगजैग किसी लोकेशन पे H लिख दूँ, फिर A लिख दूँ, फिर देन किसी और लोकेशन पे M लिख दूँ, फिर किसी और लोकेशन पे M लिखूँ और फिर किसी लोकेशन पे A और D भी लिख दूँ, तो वो जिगजैग अगर सिंबल जो करेक्टर्स पड़े हों तो उसको देख के कोई भी बंदा बता नहीं सकता कि ये मेरे नेम के स्पेलिंग है। अगर मैं इन कैरेक्टर्स को, नेम के स्पेलिंग्स को प्रोसेस करके तरतीब से एच को पहले लिखूं, फिर ए को लिखूं, फिर 2 दफ़ा एम को तरतीब से लिखूं, फिर ए और डी को लिखूं, तो वो जो तरतीब सेट हो जाएगी, तो वो एक जो जिगजैग डाटा जो जो सिंबल्स या कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए थे, उसको प्रॉपर प्रोसेस करके जब सीधा लिख लूँगा या हम लिख लेंगे, तो उस पे जो एक डिस्क्रिप्शन बनेगी या देख के फ़ौरन से हम गेट कर सकते हैं कि ये एक नेम है जो कि हमाद HAMMAD, हमाद एक नेम है। खैर, आफ्टर यू राइट the program, you must give the computer the information or data necessary to solve the problem. अब आते हैं कि जी इन्फॉर्मेशन और डाटा में डिफरेंस क्या है। इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि सपोज एग्जैक्ट अगर अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए थे तो वो हमारा रॉ डाटा था, उसको जब प्रोसेस करके हमने हमाद लिख लिया तो वो एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन गई थी। इन्फॉर्मेशन यही थी कि ये जी हमाद मीन के इंजीनियर हमाद साहब, ये मेरा नेम है, तो उससे गेट कर सकते हैं कि ये नेम डिस्क्राइब कर रहा है। Information is any knowledge in the basic form that can be communicated, including abstract ideas and concepts such as the earth is round. तो अगर अर्थ में अलग लिख दूँ, राउंड अलग लिख दूँ, इज़ अलग लिख दूँ, तो किसी को समझ नहीं आ रही होगी कि ये बेसिकली लिखना क्या चाह रहे हैं, या इसके EARTH ये सारी चीज़ें अलग-अलग मैं ज़िगज़ैग लिख दूँ, तो इसमें से मुझे बताएँ कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे गेट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इनको जब तरतीब से लिखेंगे, तरतीब से लिखने के बाद इसके मीनिंग से हम फ़ौरन इन्फॉर्मेशन गेट कर लेंगे। डाटा जो है इंफॉर्मेशन के लिए जो बेसिक इनपुट यूज़ हो रही होती है, उसको डाटा के तौर पे हम ले रहे होते हैं कि जो इनपुट है इंफॉर्मेशन की वो डाटा है। थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉलेज obtained फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिकेशन, डिटेक्टिव्स एंड जर्नलिस्ट, और ये सारा डाटा जो है प्रॉपर जो थ्रू ऑथेंटिक सोर्स से लिए जाते हैं, तो वो बेसिकली आप उसको इंफॉर्मेशन कह कह सकते हैं। और रिलायबल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो इनपुट के लिए प्रॉपर डाटा लिया जाता है, उसको हम डाटा के मीनिंग में लेंगे। और फैक्ट क्या होगा जी? फैक्ट हमारे पास समथिंग नोन टू बी ट्रू और समथिंग दैट कैन बी प्रूव टू बी ट्रू। तो अगर आप डाटे और इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके और प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड कोई नॉलेज, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट या कुछ चीज़, कोई चीज़ प्रूव करते हैं, तो वो हमारे पास फैक्ट होगा। और जो नॉलेज क्या होते हैं, द कंडीशन ऑफ नोइंग। तो ये सारी डिटेल या इन्फॉर्मेशन और इन चीज़ों को रीड करने के बाद उसके बाद जो आप जो मेन पॉइंट गेट कर रहे होते हैं, तो वो उस मेन पॉइंट को गेट करने को, कंडीशन ऑफ नोइंग को हम नॉलेज कहेंगे। Knowledge is the whole package of what we have learned from experience of living. It may or may not be factual. To my knowledge, the world is flat. Suppose के हम जो देख रहे हैं दुनिया वो फ्लैट है, जबकि कुछ फैक्ट्स और कैलकुलेशन और थ्योरीज को रीड करें तो हमारे पास जो वर्ल्ड है वो बेसिकली फ्लैट नहीं, वो एक राउंड शेप में है।
तो ये सोर्स लिंक दिया हुआ है, इस पे भी जाके आप इस लिंक से भी फर्दर डिटेल्स इसकी देख सकते हैं इन डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम से रिलेटेड। तो विजडम बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, उसके बाद उस नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें। कि इसको लफ्ज़ी मीनिंग में अगर मैं डिस्कस करूँ तो हिकमत के साथ और उसको अच्छे प्लान के साथ जब नॉलेज को यूज़ करेंगे, एग्ज़ीक्यूशन करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ जब उसको यूज़ करेंगे, तो वो बेसिकली विज़डम बन जाएगी। What is data structure? Data structures are used in almost every program or software system in computer science field. Data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. हमारा जो मेन फोकस है इस सब्जेक्ट का भी, डाटा स्ट्रक्चर का भी, वो बेसिकली हमारा एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर है कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एफिशिएंसी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसे चेक हो सकती है? वो हमारी टाइम के लिहाज से चेक हो जाती है और स्पेस एनालिसिस के ज़रिए से चेक होती है। और टाइम और स्पेस एनालिसिस चेक करने से रिलेटेड हमारे पास कुछ जो है एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। उन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करके हम चेक कर सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है हमारे सॉफ्टवेयर की, प्रोग्राम की कितनी है और टाइम जो है वो कितना ले रहा है, स्पेस कितनी ले रहा है। तो एफिशिएंसी का आपको एक सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं आपको आइडिया दूँ कि एफिशिएंसी क्या होती है, वो एफिशिएंसी ये होती है कि एक नॉर्मल प्रोग्राम या एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सॉफ्टवेयर आपका कोई टास्क है, उसको कंप्लीट करके देता है 5 मिनट में। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करें और अपना कुछ उसमें जो है फर्दर एफर्ट्स करें। एफर्ट्स करने के बाद उसके डिज़ाइन में या उसके डाटा स्ट्रक्चर्स में या उसके कुछ वेरिएबल्स के चेंजेस इस तरीके से सेट करें कि आपका जो टास्क, जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर टास्क को 5 मिनट में कर रहा था, उसको 4 मिनट में करके दे दे या 3 मिनट में करके दे दे। तो इसका मतलब ये है कि जो नया सॉल्यूशन, नया सॉफ्टवेयर आपने बनाया है विद योर स्किल्स, तो वो सॉफ्टवेयर आपका एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होगा पिछले सॉफ्टवेयर की निस्बत। तो सिंपल अगर एक और एग्जांपल लें कि मैनुअली जो टास्क आप जो है डॉक्यूमेंटेशन या एक्टिविटीज़ जो मैनुअल तरीके से करते हैं, उस मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग या एक्टिविटीज़ अगर आप या बैंकिंग का काम देखने के रिकॉर्ड्स को या चेक वगैरह साइन करने और उसको कैश करने में जो एक्टिविटीज़ में जो टाइम लगता है, सपोज़ कि वो 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वही एक्टिविटी आपकी 1 या 2 मिनट में हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एफ़िशिएंट है मैनुअल सिस्टम की निस्बत। तो ये एफ़िशिएंसी का टॉपिक जो है फर्दर आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के साथ-साथ डिस्कशन आएगी। तो अब आते हैं कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर क्या है? उसका डिज़ाइन गुड हो। डिज़ाइन गुड का क्या मतलब है कि जी आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया या एक गेम बनाई, वो उसको सिर्फ़ आप ही खेल सकते हैं। कोई आम जो है बंदा नहीं खेल सकता। कोई कंप्यूटर की फ़ील्ड से हट के जो बाकी लोग हैं वो उसको नहीं खेल सकते गेम को या फिर उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो आपका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं होगा। सपोज़ कि आपने वीडियो गेम बनाई और उसके ऊपर प्ले का बटन जो है किसी कॉर्नर में छुपा के छोटा-सा एक क्लिक के नीचे आपने प्ले का बटन रखा हुआ है। तो मुझे बताएँ कि आपकी गेम को कौन खेलेगा? तो आपका डिज़ाइन हमेशा एक अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए ताकि कलर्स भी ऐसे हों, कहीं ऑरेंज-ऑरेंज और खट्टे-खट्टे कलर ना हों कि देखते ही आँखों को चुभने लग जाएँ और आप उसको जो है ना गेम को खेलने की बजाय उसको खोलते ही उसको बंद कर दें या सॉफ्टवेयर को अभी ओपन करते ही उसको फ़ौरन से क्लोज़ कर दें।
ईज़ी टू इम्प्लीमेंट इसका मतलब ये है कि सपोज़ कि अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि यूज़र के लिए, क्लाइंट के लिए, या कोई सपोज़ अगर बैंक वाली एग्ज़ाम्पल लें, बैंकिंग सेक्टर में आपके फ़ायदे के लिए वो सॉफ्टवेयर है। तो बैंक मैनेजर है या कोई भी बैंक से रिलेटेड एम्प्लॉयी है, वर्कर है जो, वो एम्प्लॉयी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। और यूज़ करने में कह लें कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको, उस पे उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, बल्कि उसको पहले एक मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर कोई सुपर कंप्यूटर परचेज़ करना पड़ता है कि जी आपका सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करे और फिर उसके बाद वो चलाए। और यानी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आसानी से हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए, जो अ, किस उसके लिए कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट कंप्यूटर्स लेने की ज़रूरत पेश ना आए। और वो मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो जाए और एक्टिविटीज़ जो परफ़ॉर्म हो रही हों, जो क्लाइंट आपका परफ़ॉर्म करना चाहे, वो आसानी से लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू और अपने मोबाइल के थ्रू वो एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकें। ईज़ी टू यूज़ में अगेन वही आ जाएगा, डिज़ाइन अच्छा होगा और इम्प्लीमेंट आसानी से हो जाएगा, और मोबाइल पे भी अगर आप उसको इंस्टॉल करने की कोडिंग या सेटिंग कर लेते हैं, तो फिर वो ईज़ी टू यूज़ के मीनिंग में आ जाएगा। ईज़ी टू मेंटेन का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना कि आप का सॉफ्टवेयर जब आप लोड कर लें, उस दौरान कोई दरमियान में एक मोबाइल पे अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है और दरमियान में एक कॉल आ जाती है, तो उस कॉल को अटेंड करते ही आपका सॉफ्टवेयर का सारा रिकॉर्ड उड़ जाए, या फिर सॉफ्टवेयर सारा का सारा अनइंस्टॉल हो जाए, या कोई ऐसा इश्यू हो जाए जिससे आपका रिकॉर्ड्स डिस्टर्ब हो जाए। तो ईज़ी टू मेंटेन हो, उसको आसानी से आप यूज़ कर सकें और डाटा को जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मसला ना हो। रिलाएबल जो है अक्सर आप देखते हैं रिलाएबल लिखा होता है सॉफ्टवेयर के साथ भी, कुछ चीज़ों के साथ। तो रिलाएबल का मतलब यहाँ पे मैं एक आसान आसान से एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा कि रिलाएबल का मतलब ये होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया बैंक वालों को। वो सॉफ्टवेयर एटीएम मशीन का सॉफ्टवेयर है, और क्लाइंट्स को, यूज़र्स को जो है जो अपनी मनी ट्रांज़ैक्शन के लिए, पैसे विथड्रॉ करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो सपोज़ आपके सॉफ्टवेयर में जहाँ ए प्लस बी लिखना था, आपने वहाँ ए माइनस बी लिख दिया, या फिर ए माइनस बी जहाँ लिखना था, वो ए प्लस बी लिख दिया। एक माइनर से आपने मिस्टेक कर दी। तो कोई क्लाइंट आता है, वो एटीएम मशीन से अपने पैसे निकालता है, उसके पास करंट बैलेंस था 10,000 का। जो इसने पैसे विथड्रॉ किए, तो विथड्रॉ करने के बाद पता लगा जनाब उसने 5,000 विथड्रॉ किए हैं, तो उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है, वो 15,000 हो गया। इसका मतलब है आपका जो प्रोग्राम है वो रिलाएबल नहीं है। वो आपके जो बैंक मैनेजर है या सिस्टम है बैंकिंग का, उस सबको डिस्टर्ब कर रहा है। पैसे विथड्रॉ होने के बाद 5,000 रिमेनिंग बैलेंस शो करने की बजाय वो 15,000 रिमेनिंग बैलेंस शो कर रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर वो रिलाएबल नहीं है। So the data structure to solve a particular problem should be selected within the above objective in mind. तो ये सारी चीज़ें ज़हन में हों, उसके बाद आप अपना सॉफ्टवेयर का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करें। सपोज़ कि आपने छोटा सा कैलकुलेटर बनाना हो, और छोटे से कैलकुलेटर बनाने के लिए आप कुछ 2-3 जीबीज़ की फ़ाइल या सॉफ्टवेयर की आउटपुट फ़ाइल या एक्ज़ी फ़ाइल वो डिज़ाइन करके बैठ गए, और एट द एंड पता लग गया कि सॉफ्टवेयर में कई सारे ऑप्शंस हैं, और उन सारे ऑप्शंस को क्लाइंट ने यूज़ नहीं करना, उसने सिर्फ़ एक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या अमाउंट डिपॉज़िट और विथड्रॉ की एक्टिविटी करनी है। तो उसको जो है डाटा स्ट्रक्चर सिंपल एक वेरिएबल्स ए, बी टाइप या कुछ एरेज़ वग़ैरह यूज़ करने करने से जब वो टास्क कंप्लीट हो रहा हो, तो आप उसमें स्टैक्स, क्यूज़ या बड़े-बड़े लिंक लिस्ट वग़ैरह उसको जो है कोडिंग के अंदर डालने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं रिव्यू के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर कौन-कौन से होते हैं। एरेज़, ये हमने प्रोग्रामिंग्स के अंदर, ये सारे सब्जेक्ट के अंदर ये डिटेल्स पढ़ी हुई हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि आपको इस लेक्चर के, इस ट्यूटोरियल के नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर मेरा एक ट्यूटोरियल बना हुआ है, छोटा-सा ट्यूटोरियल है। अगर आपको अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को मज़ीद थोड़ा एनहांस करना चाहते हैं या रिव्यू करना चाहते हैं, तो उस ट्यूटोरियल के लिंक को क्लिक करें, तो आपको वो बआसान तरीके से जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स रिव्यू हो जाएँगी, और अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो वो इंशाल्लाह डेवलप हो जाएँगी प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर। एरेज़ हमारे पास क्या होता है जी, ये एरेज़ बेसिकली कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होते हैं,
और स्टैक क्या होता है कि वही एरेज को तरतीब से अगर सेट किया जाए इस तरीके से कि उसकी एक साइड ओपन हो और दूसरी साइड क्लोज हो, तो वो बेसिकली स्टैक मेमोरी बन जाएगी। या किसी और वेरिएबल्स के थ्रू भी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो स्टैक मेमोरी बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है जो वन साइड ओपन होती है और वन साइड जो है वो क्लोज होती है उसकी। और आप में कोई डाटा रखना है तो वो भी वन साइड से, और उठाना है तो वो भी वन साइडेड होगा। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी सारे जो है लकड़ी के जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, तो इनमें से अगर सपोज़ कि ये 10-15 ये आपके पास पड़ी हुई हैं, तो इनमें से आपने कोई उठानी हो तो ऑब्वियसली आप टॉप साइड से जो है उठाएँगे, ना कि दरमियान में से कोई किसी को खींचने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि सारी की सारी ये जो लकड़ियाँ हैं गिर जाएँगी साइड। तो ये स्टैक मेमोरी के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है। बाकी नेक्स्ट एक और डाटा स्ट्रक्चर का की कैटेगरी है, वो है ट्रीज़। ट्रीज़ का मैं आपको ऐसे बताऊँ कि सपोज़ इसकी रियल टाइम देसी स्टाइल से अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक दरख्त के नीचे आप ठहरे हुए हैं। आपने वो आम का दरख्त है और आपने आम तोड़ना हो सपोज़ के इस साइड पे। ये हम दरख्त के नीचे हैं, सपोज़ यहाँ पे, दरख्त के नीचे यहाँ पे हैं। हमने आम तोड़ना हो इस लोकेशन से, सपोज़ के इसके लेफ्ट साइड पे ए लोकेशन पे आम है। तो मैं दरख्त के ऊपर चढ़ता हूँ, चढ़ते ही मैं क्या करता हूँ राइट साइड पे चला जाता हूँ। राइट साइड पे एक टहनी पे चला गया, फिर दूसरी टहनी पे चला गया, तीसरी टहनी पे चला गया, फिर जाके पता लगा जनाब आम हमारा जो था वो तो इसकी राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे था। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले उस पे थोड़ा-सा एनालिसिस करें, आम को देखें, आम किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो आप आम पे चढ़ें, चढ़ते ही आप लेफ्ट साइड वाली टहनी पे जाएँ, एक जो है टहनी क्रॉस करें, दूसरी टहनी पे आपको वो आम मिल जाएगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने हो, तो कुछ क्या होता है कि वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं, आपको एक छोटा-सा ऐड करता जाऊँ नॉलेज रिव्यू के लिए, कि जब हम इंट ए या इंट बी लिखते हैं, इंटीजर ए या इंटीजर बी लिखते हैं, तो हमारी रैम या मेन मेमोरी के अंदर कुछ मेमोरी स्लॉट्स बन जाती हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक मेमोरी स्लॉट बनी हुई है। इस मेमोरी स्लॉट के अंदर सपोज़ कि आपने 2 को सेव करना है, 8 को सेव करना है, तो वो मेमोरी स्लॉट जो है उस वेरिएबल ए या बी को असाइन हो जाती है और उस स्लॉट में 4 बाइट्स बेसिकली रिज़र्व हो जाते हैं इंटीजर के। तो उस 4 बाइट लोकेशन पे कोई भी नंबर आपने सेव करना हो तो आप उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे या फिर सीन कमांड के ज़रिए से इनपुट करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज़ कर लें कि उस तरह के कुछ वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशंस या स्लॉट्स हैं। तो हम मेमोरी के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स अगर एलोकेट कर दें और उन एलोकेशन के बाद फिर उन डाटा को एक्सेस करना हो, तो फिर किस तरीके से हम एक्सेस करें? सपोज़ कि एफ पे हम हैं, वहाँ से जंप करें बी पे, बी के बाद हम जंप करें ए के पास। तो उस जंपिंग के लिए कुछ पॉइंटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे या फिर एरेज़ वगैरह यूज़ होते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया था एक ट्री का। ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे। देन एक और आइडिया है जी लिंक्ड लिस्ट का। लिंक लिस्ट का आइडिया ऐसे है जैसे अगर सिंपल अंदाज में मैं आपको बताऊँ, पहले आगे नेक्स्ट डिटेल में इस पूरे चैप्टर्स डिस्कस होंगे कि आपके पास सपोज़ कि ये एक एरे है जिसमें 2, 8, 1 एंड 6 पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि इस एरे को नेक्स्ट किसी और 4 एलिमेंट्स वाले एरे के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे एक और एरे भी मिल जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि इस जो लास्ट वाले इंडेक्स है इसके साथ एक पॉइंटर वेरिएबल और ऐड कर दें। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है जी? पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस देता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का। वो आगे फर्दर पॉइंटर्स से रिलेटेड भी ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एड्रेस अगर आपके पास आ जाए तो आप नेक्स्ट एरे पे पहुंच जाएंगे। जो ही नेक्स्ट एरे पे पहुंचेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जितने भी डाटा एलिमेंट्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लिंक लिस्ट बेसिकली ऐसे ही होते हैं। कुछ लिस्ट होती हैं, मेमोरी लिस्ट होती हैं, डाटा वेरिएबल डाटा वैल्यूज़ की। उनमें से 3, 4, 5 अगर आपके पास डाटा वैल्यूज़ हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में एक हम एड्रेस भी साथ में स्टोर कर देते हैं। वो एड्रेस क्या करता है, आपके पास नेक्स्ट किसी लिस्ट, नेक्स्ट किसी डाटे का एड्रेस होता है। तो जब आप नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाते हैं तो फिर इस तरीके से आप किसी उससे भी ज़्यादा आफ्टर नेक्स्ट जो है कोई डाटा पे जाना चाहें
तो वो भी जा सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि एरेज़ लेंथी एरेज़ आप मेमोरी के अंदर जनरेट करना वो सही नहीं होता। अगर आप लिंक लिस्ट यूज़ करें तो मेमोरी एफिशिएंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और लार्ज डाटा जो है लिंक लिस्ट के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी मेमोरी में स्पेसेस थोड़ी-थोड़ी अलग-अलग लोकेशन पे स्पेसेस अवेलेबल हैं, ये फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ आइडिया है? इस फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन में कुछ डाटा जो दरमियान में स्लॉट्स, मेमोरी स्लॉट्स बच जाती हैं, उन मेमोरी स्लॉट्स को भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के जो ट्यूटोरियल्स हैं, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएँगी। नेक्स्ट सिंपल देखें कि डाटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशन एसोसिएटेड विद द डाटा टाइप। तो आपने किस डाटा पे क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, उन ऑपरेशंस के करने के लिए आपको पहले डाटा स्ट्रक्चर की टाइप का पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड है। जैसे कि स्टैक है, स्टैक के अंदर आप नीचे से डाटा इंटर नहीं कर सकते, स्टार्टिंग वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू पे डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जबकि क्यू डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू भी और लास्ट वैल्यू से भी आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, और एक साइड से जो है डाटा इंटर हो रहा होता है, दूसरी साइड से डाटा जो है एग्जिट हो रहा होता है। तो वो आइडिया सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन हमारी डाटा स्ट्रक्चर की बेसिकली क्या होती है, जैसे आप अक्सर कंप्यूटर्स के अंदर देखते हैं। मैं अगर आपको अभी दिखा दूं कि जैसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे जब हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आता है सॉर्ट, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय साइज, सॉर्ट बाय आइटम टाइप, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड। तो इसको जो ही मैं क्लिक करूंगा तो वो हमारे आइकॉन्स को आप देखिएगा कि वो सॉर्ट कर देता है। अभी इसने सॉर्ट कर दिया सॉर्ट बाय नेम के लिहाज से। अगर मैं इसको सॉर्ट बाय साइज करूँ तो कोई और तरतीब सेट कर देगा। और इसी तरीके से जब हम सपोज के सिस्टम में कुछ सर्चिंग करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम में जब हम सर्च करते हैं तो उस सर्चिंग के दौरान हमें ये सर्च करके जो दे रहा होता है, तो ये सर्चिंग कैसे हो रही होती है, ये सारी बेसिकली हमारे पास इस डाटा स्ट्रक्चर्स और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाले जो ऑपरेशन हैं उसी के थ्रू हो रही होती है। तो एरेज इसमें एक एग्जांपल है जी। और देन उसके बाद एरेज के लिए लिस्ट्स, मैट्रिसेस और database application, dynamic memory allocation to implement other data structures such as heaps, hash tables, queues, stacks, strings। ये सारे आगे सब्जेक्ट हम डिस्कस भी करेंगे। इस सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक हमारे पास एरेज जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, और ये सारे सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को, टास्क को परफॉर्म कर रहे थे। देन हमारे पास स्टैक्स हैं, स्टैक्स के बाद हमारे पास क्यूज़ हैं, क्यूज़ में हमारे पास देखें स्केजुलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डाटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन में आ जाती हैं। दैन ट्रीज़ है, ट्रीज़ में एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ डाटा करना हो तो ट्रीज़ यूज़ करते हैं। मैनिपुलेट हायरार्किकल डाटा करना हो, मैनिपुलेट सॉर्टेड डाटा करना हो, देन राउटर एल्गोरिदम जो हम राउटर्स वगैरह यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर्स में राउटर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वो राउटर्स जो है बेस्ट पाथ फाइंड करके लाता है और आपको जो है स्पीड अप करता है इंटरनेट कनेक्शन को, आपके डाटा फाइल को सेंडिंग में या रिसीविंग में। तो बेसिकली उन उन राउटर्स के अंदर जो कोडिंग हुई पड़ी होती है, एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट किए होते हैं, तो वो ट्रीज के थ्रू किए जाते हैं। देन लिंक लिस्ट क्या होता है जी, कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट सेवरल अदर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर्स सच एज स्टैक्स, क्यूज और इस तरह के जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लिंक लिस्ट हम यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल में आप इसकी फर्दर जो है एल्गोरिदम की डिटेल्स देखेंगे। उसमें हम स्टडी करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और उसके कौन-कौन से एल्गोरिदम किस-किस डाटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स
और नेक्स्ट लेक्चर्स को के नोटिफिकेशन को देखने के लिए और नेक्स्ट कोई अपडेट अपलोड होने की डिटेल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।